हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि आज हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है हिस्ट्री। इसके कुछ दिन पहले हमने आपको एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया था, जो कि जिसकी शुरुआत हमने कहाँ से की थी, तो प्राचीन काल से की थी। प्राचीन काल से मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक इतिहास को हमने पढ़ना शुरू किया था। तो आधुनिक इतिहास की बात करें तो हमने उस समय आपको प्लासी के युद्ध तक की चीज़ें बता दी थी। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक बार जो चीज़ें पढ़ ली गई उसको पूरा शुद्ध रूप से पढ़ना जरूरी होता है। और जब हम एक बार पूरे हिस्ट्री का कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद इसी सन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमको बार बार पढ़नी होगी, जो कि एग्जाम पॉइंट या एग्जाम अभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं, हम बात करते हैं 1757 की। और 1757 में क्या हुआ, तो 1757 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी कहाँ पड़ता है, तो ये बंगाल में पड़ता है। किस बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में प्लासी पड़ता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर ये जो युद्ध हुआ जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला उस समय क्या हुआ करता था, तो भैया ये बंगाल का नवाब हुआ करता था। और ये लोग क्या कर रहे थे कि बंगाल के नवाब के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, तो इसलिए नवाब ने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया, जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। आगे की बात आती है 1760 की। सन 1760 में एक वांडीवास का युद्ध हुआ। इस वांडीवास के युद्ध की बात करें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध, जिसे 1760 में लड़ा गया। 1764 ईस्वी की बात करें तो एक युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। और बक्सर की युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम किसके बीच लड़ा जाता है, तो मीर जाफर, बंगाल के नवाब मीर जाफर, अवध नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग एक तरफ होते हैं और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ होती है। देखिए भैया, ये मीर जाफर बंगाल के नवाब थे और ये किनके, तो ये जो है नवाब हुए थे बंगाल के सिराजुद्दौला के कुछ समय बाद। सिराजुद्दौला 1757 में नवाब थे, उसके बाद मीर जाफर नवाब बने। और कब बने, 1764 में ये नवाब थे और इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध ने ये निर्णय जरूर दे दिया कि अब जो है नवाबों का शासन नहीं रहेगा, अब भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो युद्ध, बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा है, बक्सर के युद्ध में एक नवाब नहीं हार रहा है, तीन बड़े क्षेत्रों के नवाब हार रहे हैं। और जब कोई भी ऐसा युद्ध होगा जिसमें कि जो भारत के बड़े क्षेत्र हैं वहाँ के नवाब अगर हारेंगे, तो हुआ ये तीन बड़े शासकों के बीच हो रहा है, जिसका नाम है मीर जाफर जो कि बंगाल का नवाब है, एक है अवध नवाब सिराजुद्दौला जो कि ये लखनऊ अर्थात अवध का नवाब है, और ये है दिल्ली के नवाब मुगल बादशाह। तीन बड़े नवाब जब किसी भी युद्ध में हारेंगे तो जीतने वाले व्यक्ति का शासन होगा, ना कि हारने वाले व्यक्ति का। तो आप देख रहे हैं, अब ये यहाँ इस बक्सर के युद्ध से समझ में आता है कि भारत पर अब जो है इसका वर्चस्व हो जाएगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। बात करें तो समय आता है 1767 का, और 1767 से 69 के बीच में कर्नाटक वाले एरिया की बात करते हैं तो वहां पर युद्ध शुरू हो जाता है। इसे कौन सा, मैसूर वाले तमिलनाडु वाले एरिया में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका नाम होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन युद्ध हार रहा है, तो हैदर अली और लॉर्ड ब्रेलास्ट के बीच होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच टीपू सुल्तान के बीच और वारेन हेस्टिंग के बीच। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, किसके बीच होता है, तो ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड बेनेज अली के बीच युद्ध होता है।
पहले युद्ध की बात करें तो ये जो युद्ध है प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध हैदर अली और लॉर्ड ब्लेलास्ट के बीच होता है। इसमें हैदर अली हार जाता है। ऐसे फिर दूसरे वाले युद्ध में हैदर अली मारा जाता है, जिसमें टीपू सुल्तान उसका आगे जो है कार्यभार संभालता है और आगे युद्ध लड़ता है। फिर तीसरा युद्ध होता है मैसूर युद्ध, जिसे 1790 से 92 के बीच में लड़ा जाता है। चौथा युद्ध होता है 1799 टीपू सुल्तान लॉर्ड बेलिंगजे के बीच। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जाते हैं हैदर अली टीपू द्वारा अंग्रेजों के साथ। अब देखिए, ये तो पूर्वी भारत के ऊपर तो अपना शासन बना ही चुके हैं। अब ये दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं और दक्षिण भारत पर वर्चस्व स्थापित करके ये कर्नाटक के एरिया में वर्चस्व स्थापित करके उसके बाद जो है ये आके मराठों से गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में जो है ये क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। और वहां पर ये अगर जब मराठों से जीत जाते हैं तो मराठों से जीतने के बाद ये पंजाब वाले एरिया में युद्ध लड़ते हैं और जब पंजाब वाले एरिया में युद्ध जीत जाते हैं तब ये पूरे भारत पर शासन करने लगते हैं। तो आइए देखते हैं, समय आता है 1857 का और 1857 में 10 मई से क्रांति शुरू हो जाती है, जिसे हम भारत की क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे 1857 के क्रांति के नाम से जानते हैं। ये कहाँ 10 मई आगरा से शुरू होता है, ठीक है, कहाँ से, सॉरी मेरठ से शुरू होके ये दिल्ली जाता है। और 1858 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है। 1858 में, चूंकि 1857 में एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है जिसमें इलाहाबाद में युद्ध होता है और उसके बाद लखनऊ में युद्ध होता है, मतलब अवध में युद्ध होता है, दिल्ली में युद्ध होता है और ये अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध होता है। झांसी में युद्ध होता है, झांसी की रानी उसी में मारी जाती हैं, ठीक है। कानपुर में युद्ध होता है। तो ये 1857 में कई प्रांतों में युद्ध होता है और यहाँ से ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि जो 1857 की क्रांति है ये अंग्रेजों के अंदर एक डर पैदा कर देती है कि अब भारतीय ऐसे मानने वाले नहीं हैं, अब ये हमारा विरोध करेंगे। उसके बाद ये सूचना महारानी के पास, ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचती है तो ब्रिटिश महारानी कहती हैं कि अब कंपनी का शासन नहीं रहेगा भारत पे, अब जो होगा भारत पे सीधे ब्रिटेन का शासन होगा, ब्रिटिश का शासन होगा। और उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें वायसराय का पद दे दिया जाता है 1858 में और भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है। अब सीधे जो कुछ भी नियम और कानून है सीधे कहाँ से बनाए जाने लगे, तो ब्रिटेन से पारित होने लगे, ब्रिटेन से बनाए जाने लगे। और उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें कौन सा पद दे दिया गया, तब उन्हें वायसराय कहा जाएगा, वायसराय का पद उन्हें दे दिया जाता है। और समय आता है 1875 में तो धार्मिक क्रांति शुरू हो जाती है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार शुरू हो जाता है। और सामाजिक और धार्मिक सुधार में 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया जाता है। और 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो कि हमें आज़ादी तक पहुंचाता है। इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत को आज़ादी मिलती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना एवो ह्यूम द्वारा की जाती है, एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा की जाती है 1885 में, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा यह स्थापना की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और 1905 में क्या होता है, आगे चल के बंगाल का विभाजन होता है। कौन करता है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय हुआ करता था और ये क्या करता है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन करता है। 1906 की बात आती है तो 1906 में भैया क्या होता है, मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। बंगाल विभाजन
होने के बाद क्या किया जाता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और 1906 के बाद समय आता है 1907 में, जहाँ पर सूरत अधिवेशन होता है। जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो इसी समय भैया नरम दल और गरम दल में क्या होता है, ये बंगाल विभाजन के बाद नरम दल गरम दल में क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। नरम दल गरम दल अलग हो जाते हैं 1906 में ही। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट है भैया सूरत अधिवेशन। और 1907 में मिला जुला के 1906 ना कहें तो 1907 मान के चलते हैं कि जो नरम दल और गरम दल अलग होते हैं। 1909 की बात करें तो यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार आता है। क्या आता है, मार्ले मिंटो सुधार आता है। और ये मुस्लिमों को, जो हमारे भारतीय मुस्लिम हैं उनको क्या करता है, तो ये अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करता है। कौन करता है, तो मार्ले मिंटो सुधार करता है। यहीं से मुस्लिम लीग इसीलिए बनाया गया था कि उनका क्या हो, एक अलग निर्वाचन मंडल हो, जो कि 1909 में मुस्लिमों को मिल जाता है। क्या मिल जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा अलग निर्वाचन मंडल मिल जाता है। और 1911 की बात करें तो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1912 में जो है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। यहाँ पे ब्रिटेन के महारानी आती हैं और बहुत बड़ा भव्य जो है सम्मेलन होता है, उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। और 1912 में जो है क्या किया जाता है कि जो बंगाल विभाजन था, जो बंगाल विभाजन की बात करते हैं, बंगाल विभाजन को 1912 में रद्द कर दिया जाता है। और 1914 में क्या होता है, तो महात्मा गांधी जी का क्या होता है, भारत में आगमन होता है। महात्मा गांधी भारत से बाहर थे, विदेश थे, तो उनका भारत में आगमन होता है। 9 जनवरी 1914 में भारत आते हैं गांधी जी। उसके बाद इनका जो है अपना अलग अलग समय पर, अभी मैं बताऊंगा आपको कि इन्होंने क्या किया, धरना दिया और अंग्रेजों से भी बातें मनवाई। 1916 में क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता के साथ बात करें तो 2 चीज़ें हमारे भारतीयों को फायदेमंद वाली चीज़ें मिलती हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिससे आज़ादी में हमें जो कठिनाई थी वो थोड़ा दूर हो जाती है। और नरम दल और गरम दल भी आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो लखनऊ पैक्ट है, इसे लखनऊ समझौता जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिलते हैं और नरम दल गरम दल फिर से आपस में मिल जाते हैं। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। और हमारे दक्षिण भारत में और मुंबई के क्षेत्र में, ठीक है। आगे बात करते हैं होम रूल लीग को। बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है। और 1916 से लेकर 18 के बीच में गांधी जी क्या करते हैं, तो इन्हें आंदोलन शुरू करते हैं, जिसे हम चंपारण आंदोलन 1917 में, चंपारण आंदोलन की बात करें 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन। 3 आंदोलन के द्वारा भारतीयों को जो है कुछ चीज़ें अंग्रेजों के द्वारा ये प्राप्त करवाते हैं। और बात आती है तो 1919 में, और 1919 भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसके द्वारा रोलेट एक्ट का रूल पास किया जाता है। और रोलेट एक्ट के द्वारा बिना वकील बिना दलील का इसे कानून कहा जाता है। इसके द्वारा किसी भी भारतीय को उठा के जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, उसे कुछ बताया नहीं जाता, और ना ही तो कोई व्यक्ति वकील रख सकता है, ना कोई दलील कर सकता है। इसलिए इसे बिना वकील बिना दलील का जो है एक्ट कहा जाता है। 13 अप्रैल को क्या होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को जो है इसी रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर एक सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में जनरल डायर ने क्या करी, गोली चलवा दी, ठीक है। जनरल डायर ने क्या किया, गोली चलवा दिया। भैया किसने, जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। कहाँ पर, जलियांवाला
जलियांवाले बाग में, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में होता है। समय आता है 5 फरवरी 1922 को, और 1922 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा, भारतीय आंदोलनकारियों के द्वारा जला दिया जाता है कुछ ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को। तो वहाँ पे क्या होता है? गांधी जी के द्वारा 1920 में भैया एक वो चलाया गया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1919 के बाद समय 1920 का आया था तो एक आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और उसी असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी जो थे वो क्या करते हैं? 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा वाला हत्याकांड कर देते हैं, जिसके कुछ पुलिसकर्मियों को, ब्रिटिश पुलिसकर्मियों की क्या जान चली जाती है। और गांधी जी वहीं उसके बाद 1922 में क्या करते हैं? तो ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, इस असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि भारतीय भी स्वराज्य प्राप्त करने के लायक नहीं है, अभी इन्हें और समय लगेगा। और 1924 की बात करें तो 1924 में HRA की स्थापना होती है। क्या है HRA? तो इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना होती है और इसी के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती कर दी जाती है। और आगे चलकर 1928 में HSRA की स्थापना होती है। HSRA की जो पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। और ये जो है फिर आगे कार्य करता है। और इसके स्थापना की बात करें HSRA के तो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद भी थे। और इसकी बात करें तो इसमें भगत सिंह और लोग भी मिले हुए थे HRA की स्थापना में। और इसकी स्थापना की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की जाती है। 1928 की बात करते हैं तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन की बात करें तो इसमें 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य कैसे होते हैं? तो ये ब्रिटिश होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो सर जॉन साइमन अध्यक्ष होता है। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय जो है विरोध करते हैं पंजाब में, और उनको लाठियों के द्वारा उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसी साइमन कमीशन जब भारत आता है तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो सर जॉन साइमन होता है। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की क्या होती है? लाठियों की चोट पड़ने के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और आगे की बात करते हैं तो 1929 का समय आता है जब लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की जाती है? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और समय आता है 1930 का। तो 1930 में बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो बंद किया था वो 1920 में उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में शुरू होता है। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो जो हमारा नमक कानून है, नमक कानून के लिए दांडी मार्च भी निकाला जाता है। ठीक है, दांडी मार्च भी निकाला जाता है। और बात करें तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी भाग नहीं लेते। 1931 की बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन और गांधी के बीच समझौता होता है। और 1932 में पूना पैक्ट होता है। 1932 में जो है किसके साथ समझौता होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना में समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और 1931 में गांधी इरविन के बीच समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है शुरू होता है। उसके बाद
1932 में पूना पैक्ट होता है, उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है। ठीक है, 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम आता है। यहाँ से भारत के शासन के लिए जो अधिनियम बन के ब्रिटिश से आता है उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। 1937 में कांग्रेस के लिए चुनाव होता है, प्रांतों में चुनाव होता है, इसमें कांग्रेस भारी मतों से जीतती है। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। इस समय हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। और 1940 में अगस्त प्रपोजल आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसे क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कह के वापस भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स मिशन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है, तो 1942 में होती है। और 1946 की बात करें तो 1946 में भैया कैबिनेट मिशन भारत आता है। और ये कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार किया जाता है। और भारत के विभाजन की बात करें तो भारत का विभाजन जो है 3 जून 1947 को स्वीकार हो जाता है। और भारत के विभाजन की बात करें तो भारत का विभाजन और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 को होता है। और भारत का जो भाग बनता है वो 15 अगस्त 1947 को बनता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। और इसी 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ठीक है, और 26 जनवरी जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं गणतंत्र दिवस के लिए, क्योंकि वहाँ उस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों हमको लगता है कि ये जो टॉपिक हमने आपको बताया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो हमने डेट लिखे हुए हैं, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट अभी से बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम में जो भी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत की, जो हमने एक पार्ट पिछला बनाया है और इस दोनों पार्ट को मिला के अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो हमको लगता है कि जितने भी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और सम्मेलन वगैरह की बात करते हैं तो वो आपका कभी भी नहीं छूटेगा। और इसको पढ़ने से ये भी फायदा होगा कि कभी भी इतिहास का कोई भी पॉइंट आप उठाओगे तो जहाँ बीच से भी शुरू करोगे तो उसी डेट से आप अगर शुरू करोगे तो वो चीज़ें आपको पढ़ने में समझ में आएगी। जहाँ तक दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।